हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 को यह एग्ज़ाम हुआ था। इसके हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बाल विकास में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ए ऑप्शन है हमारे सामने जन्म पूर्व अवधि, बी है बाल्य अवस्था, और सी है मध्य बाल्य अवस्था, और डी है किशोरा अवस्था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाषा का जो सर्वाधिक विकास होता है वह होता है हमारी प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। दोस्तों, लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसमें जो 4 अवस्था हैं इनमें से पूछी गई है कौन सी अवस्था लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो ए ऑप्शन हमारे सामने प्रसुप्त अवस्था, बी ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और सी है हमारे सामने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है हमारे सामने उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। यह लॉरेंस कोहलर वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसकी यह एक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। दोस्तों, अगर कोई भी अध्यापक है लड़कों की या लड़कों की पर अधिक ध्यान दे रहा है, लड़कियों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो वो हमेशा जेंडर पक्षपात का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं हमारे सामने ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात का, और बी है जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, और जेंडर समरूपता का। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर पक्षपात का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, बी ऑप्शन हमारे सामने जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, और सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और डी है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। दोस्तों देखो, अगर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था होगी तो यह एक जेंडर पक्षपात के अंतर्गत चली जाएगी। जेंडर पृथक खेल बनाएंगे तो यह भी जेंडर पक्षपात में चली जाएगी। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, और ए ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जेंडर पक्षपात क्यों किया जाता है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जो हम परिचर्चा करेंगे तभी हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारे सामने निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ए ऑप्शन हमारे सामने जॉन बी वाटसन, बी ऑप्शन हमारे सामने लेव वायस्की, सी ऑप्शन हमारे सामने जीन पियाजे, और डी ऑप्शन है लॉरेंस कोहलर वर्ग। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पकड़ने की ज़रूरत है और आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। जो ये शब्द दिया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हमारे लेव वायस्की ने। ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉरेंस कॉलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और वाइगोत्स्की का हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। छठवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की ने किस तरह से संबोधित करते हैं। ए ऑप्शन हमारे सामने व्यक्तिगत वार्ता, बी ऑप्शन हमारे सामने जोर से बोलना, और सी ऑप्शन हमारे सामने पाड़ा, और डी ऑप्शन है हमारे सामने आत्म केंद्रित वार्ता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूछा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं।
तो वाइगोत्स्की के अनुसार हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित वार्ता इसका सही आंसर होगा। तो इसीलिए उन्होंने वाइगोत्स्की शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया था। तो आप इसे याद कर लें कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, और जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है तो उसे आत्मकेंद्रित वार्ता कहते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा हमारी 8/12/2019 को संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है हमारे सामने प्रबलन का, बी ऑप्शन है हमारे सामने अनुबंधन का, और सी ऑप्शन है हमारे सामने मॉडलिंग का, और डी ऑप्शन है पाड़ यानी कि ढांचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा पाड़ यानी कि ढांचा। जब हम किसी बच्चे को सहयोग प्रदान करते हैं तो यह एक पाड़ या ढांचे का उदाहरण होता है। 8वें प्रश्न की हम बात करें तो निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ए ऑप्शन है हमारे सामने परकल्पित निगमनात्मक तर्क व साध्यात्मक विचार, बी ऑप्शन है हमारे सामने संरक्षण कक्षा समावेशन, और सी ऑप्शन है हमारे सामने अस्थिगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, और डी ऑप्शन है हमारे सामने प्रतीकात्मक खेल व विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जीन पियाजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन विशेषित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सबसे पहली अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार वह है संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम 0 से 2 वर्ष बोलते हैं, और 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वह होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष उसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो 11 से बाद की अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें 7 से जो 11 है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी हमसे विशेषता पूछी गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो योग्यता होती है या इसकी जो विशेषता होती है वो होता है संरक्षण, ठीक है ना, संख्या बोध, क्रमानुसार वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया है संरक्षण, ठीक है ना। संरक्षण और कक्षा समावेशन की विशेषता 7 से 11 वर्ष की आयु में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। ए ऑप्शन है हमारे सामने स्कीमा, बी ऑप्शन है हमारे सामने अवलोकन अधिगम, डी है प्रबलन, और सी है अनुबंधन। तो जब भी हम नई सूचना को अपने ज्ञान में शामिल करते हैं तो उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। स्कीमा में परिवर्तन होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बी ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, सी ऑप्शन है हमारे सामने विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकित करना, और डी है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। दोस्तों, आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले वह होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, जैसे कि जो विषय बालक को पढ़ाए गए हैं या जो चीज़ बालक को समझाई गई है उन अवधारणाओं के बारे में बच्चे कितना स्पष्ट बोल पाते हैं, कि उनकी अवधारणा कितनी स्पष्ट है, ठीक है ना। तो यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। 11वां प्रश्न हमारे सामने के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। अगर बुद्धि के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन हमारे सामने बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। बी ऑप्शन हमारे सामने कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारे सामने बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, और डी ऑप्शन हमारे सामने बुद्धि बहुआयामी है तथा यह जटिल योग्यताओं का एक समूह है।
तो इसका जो सबसे सटीक और सही आंसर होगा वह होगा बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। इसमें दिया गया है कि मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी होती है, इसे मानवीय परीक्षणों के द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसका बस अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें जो प्रयुक्त वर्ड है वह सटीक। तो सटीक कभी भी पता लगाया नहीं जा सकता किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रूही रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ए ऑप्शन है सृजनात्मक विचार का, बी है अभिसारी विचार का, सी है अनन्य विचार का और डी है आत्म केंद्रित विचार का। तो जब कोई भी बच्चा किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए एक से अधिक युक्तियों का प्रयोग करता है या एक से अधिक उसके समाधान सोचता है, तो यह सबसे अच्छा उदाहरण होता है सृजनात्मकता का। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? सृजनात्मक विचार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है हमारे सामने बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। बी ऑप्शन है हमारे सामने इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। यह भी बिल्कुल गलत बात है। सी ऑप्शन है हमारे सामने इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए। यह भी गलत बात है। और डी ऑप्शन हमारे सामने कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यही इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो बिल्कुल ठीक आंसर होगा वह होगा सक्रिय। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में ना आया करे तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं, सक्रिय है। ठीक है ना। तो सक्रिय जिस शब्द में जिस ऑप्शन में आ जाए और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने कि पठन पठन विलैप यानी कि डिसलेक्सिया में बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ये है हमारे सामने न्यून अवधान विकार, बी है अवसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, सी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और डी है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। जो ये डिसलेक्सिया होती है इसके अंतर्गत धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया में लिखने की दिक्कत होती है और डिसकैल्कुलिया में गणितीय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, सी ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और डी ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी है हमारे सामने कि व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की गई थी और अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति और सी ऑप्शन है आधिकारिक आधारित मानवतावादी परीक्षण। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा हमारा आधिकारक आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ए ऑप्शन हमारे सामने यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी है प्रबंधन पर आधारित है और सी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है और डी है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए
सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, तो यह तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो दंडित जहाँ आ जाए वो तो गलत हो ही जाएगा। और बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, बार बार याद करना यानी कि रटना, तो यह भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारे सामने कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ए ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, और सी ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, और जो डी ऑप्शन होगा हमारा वह होगा डी ऑप्शन है हमारे सामने कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा हमारा, इधर हम देख सकते हैं ऑप्शन में, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है ना, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की यही विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से हैं, मतलब संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं पूर्णतः अलग, बी है स्वतंत्र, और सी है सन्निहित, और डी है संबंधित। तो संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सन्निहित होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21वां प्रश्न हमारे सामने कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? ए ऑप्शन हमारे सामने अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है अधिगम आवृत्तीय संबंध के व्यवहार का अनुबंधन है, और डी ऑप्शन हमारे सामने अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, और इसमें सक्रिय शब्द भी आया है, तो इससे और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ए ऑप्शन हमारे सामने अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, बी ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, तो यह गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह भी गलत होगा, और डी ऑप्शन हमारे सामने है अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 23वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देना प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है बाहरी अप्रेरणा कम होती है, बी है आंतरिक अप्रेरणा बढ़ती है, सी है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और डी ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी, बच्चों को दंड देना, ठीक है ना, और पुरस्कार देने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है, उनकी खुद की जो अभिरुचि होती है वह कम हो जाती है। 24वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ए ऑप्शन है शारीरिक दंड, यह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और तीसरा ऑप्शन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और जो चौथा ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसके ये दो ऑप्शन है वह ठीक होंगे। देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। पहला व दूसरा, दूसरा व तीसरा, और सी में है पहला दूसरा तीसरा, और डी में है दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही हो जाएगा वह होगा बी, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ए ऑप्शन है व्याख्यान देकर, बी ऑप्शन है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्याख्या करके, और सी ऑप्शन है बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, और डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो एक शिक्षक बच्चे की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? तो वह जो
हमारा इसका राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न नंबर 26 कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका को बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ए ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, और सी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। डी ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 27वां प्रश्न हमारे सामने निम्नलिखित अवधि में किस शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इसमें पूछा गया है किसमें शारीरिक विकास एवं वृद्धि तीव्र गति से घटित होती है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, और मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। 28वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। और 28वां है विकास परिवर्तित होता है, यह भी बिल्कुल ठीक बात है। सी ऑप्शन है हमारे सामने विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, बात बिल्कुल गलत है। इसे सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही होगा, पूछा है नहीं है। तो 29वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, बी है जन्मजात विशेषताएं, और सी है पर्यावरणीय प्रभाव, और डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भी जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यही इसका ठीक आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का यह एक प्रमुख कारण है। 30वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। दोस्तों इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, द्वितीयक की बात की है ना कि प्राथमिक की। अगर प्राथमिक की बात करता तो बालक का जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वह होता है परिवार के द्वारा, परिवार और पास पड़ोस के द्वारा। लेकिन हमें द्वितीयक की बात की है, द्वितीयक में आता है हमारा विद्यालय, तो विद्यालय एवं मीडिया, तो इसका ये सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे सीटेट की 2019 दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी, उसके जो 30 क्वेश्चन थे हमारे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।